नमस्कार, स्वागत आप सभी का खबर असरदार आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी और शुरुआत करेंगे खबर असरदार में महाकुंभ की खबर को लेकर। तो महाकुंभ को लेकर कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने एक बड़ा बयान दिया है और उनका कहना है कि जो हमारे भगवान संतों को नहीं पूछते उनकी महाकुंभ में एंट्री नहीं होनी चाहिए। गैर सनातनियों की महाकुंभ में एंट्री नहीं होनी चाहिए, क्या कुछ कहा ये सुनाते हैं और दिखाते हैं रिपोर्ट। प्रयागराज महाकुंभ को लेकर कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर का बड़ा बयान सामने आया है। देवकीनंदन ठाकुर ने महाकुंभ में गैर सनातनियों के प्रवेश पर पूरी तरह रोक लगाए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि दूसरे धर्म के लोग सिर्फ सनातन धर्मियों की आस्था को दूषित करने, नाटक फैलाने और हमें डिस्टर्ब करने के लिए ही आएंगे। उन्होंने कहा कि जो हमारे भगवान और साधु संतों का मान सम्मान न करे उसे महाकुंभ में नहीं आना चाहिए। जो राम की पूजा न करें, जो कृष्ण की पूजा न करें, जो शिव की पूजा न करें, जो देवी की पूजा न करें, जो हनुमान की पूजा न करें, जो गंगा को न माने, जो जमुना को न माने, जो सरस्वती को न माने, जो संतों को न माने, उन लोगों को यहाँ पर नहीं आना चाहिए। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने साफ कर दिया है कि वो महाकुंभ में गैर सनातनियों के प्रवेश के खिलाफ हैं। वहीं प्रयागराज पहुंचे बॉलीवुड एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी से जब न्यूज 18 नेटवर्क ने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि महाकुंभ बहुत बड़ा अनुष्ठान है, सबको आना चाहिए, सभी का आने का मन करता है, ज्यादा से ज्यादा लोग आए। कुंभ तो एक तरह से देखा जाए महापर्व है और इतना बड़ा पर्व है ये कि हर किसी का आने का मन करता है और मैं तो चाहता हूँ कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आए। ये जो है ये हर आदमी वेट कर रहा होता है इस चीज़ की, तो और ये महापर्व है तो ऑफकोर्स हर एक आदमी अपनी लाइफ में ज़रूर देखना चाहता है ये। तो हमें भी बड़ी खुशी होती है कि जब भी महाकुंभ होता है तो उसके दर्शन हो हमें। नवाजुद्दीन सिद्दीकी के बयान को लेकर मुस्लिम स्कॉलर का कहना है कि देवकीनंदन ठाकुर को गंगा जमनी तहजीब को समझना चाहिए। नवाजुद्दीन सिद्दीकी कुंभ मेले में जाने की इच्छा जता रहे और देवकीनंदन ठाकुर कह रहे हैं कि कोई भी सनातनी जो है गैर सनातनी कुंभ मेले में ना आवे। कुंभ के देवकीनंदन ठाकुर कथावाचक हैं, कोई वहां के अखाड़ा परिषद में कुछ सदस्य नहीं है और ना ही वहां के इंतजामिया कमेटी में कुछ है और वो अपने ही सनातन भाइयों से बहुत मोटा पैसा लेते हैं कथा कहने का, लेकिन राजनीति से इतना उनको प्रेरित रहते हैं, हमेशा राजनीतिक मुद्दों में बढ़ चढ़ के बोलना, बातें करना। धर्म किसी को गलत नहीं सिखाता है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी के कुंभ को लेकर दिए गए बयान पर अयोध्या के संतों ने प्रतिक्रिया दी है। साधु संतों का कहना है कि गैर सनातनियों का प्रवेश वर्जित होना चाहिए। ऐसे में महाकुंभ मेले की पवित्रता को बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है। तीर्थ राज प्रयाग में सभी लोग आवे, सबका स्वागत है, परंतु विधर्मी देखने के लिए तो आ सकते हैं, उनके अंदर कभी वो भावना ही नहीं आ सकती है। इसलिए मेला की पवित्रता, प्रयागराज की पवित्रता बरकरार रखी जाए, यह प्रयास सरकार को भी करना चाहिए। सनातन की शिक्षा लें, सनातन धर्म का ज्ञान लें, जिहाद और फतवा से अपनी मानसिकता को ऊपर उठाकर और महाकुंभ में जो ये इनको जबरन मुगल बादशाहों ने मुसलमान बना दिया था, अब ये अपने सनातन धर्म को अपनाएं और मां गंगा में स्नान करके फतवा और जिहाद के पाप से मुक्त हो जाएं। देवकीनंदन ठाकुर ने कुछ दिन पहले सनातन बोर्ड के गठन की मांग को लेकर दिल्ली में धर्म संसद का आयोजन किया था। ऐसे में महाकुंभ से वो एक बार फिर सनातन बोर्ड और हिंदू राष्ट्र की मांग को संतों के जरिए उठाना चाहते हैं। वहीं नवाजुद्दीन सिद्दीकी के बयान ने महाकुंभ में गैर सनातनियों की एंट्री को लेकर बहस छेड़ दी है। न्यूज 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। सीएम योगी संगम नगरी पहुंचे और महाकुंभ से जुड़ी तैयारियों का अपडेट उन्होंने लिया है। सीएम योगी ने टेंट सिटी का जायजा लिया और साथ ही अधिकारियों को समय सीमा के भीतर सभी कामों को पूरा करने के निर्देश भी दिए हैं। सीएम योगी ने एसआरएन अस्पताल, न्यू ओपीडी ब्लॉक और बर्न वार्ड का जायजा भी लिया। सीएम योगी ने अधिकारियों से मेले की तैयारियों के बारे में चर्चा भी की। इस पर एक रिपोर्ट चलाई।
संगम की धरती पर 13 जनवरी 2025 से महाकुंभ की शुरुआत होने जा रही है। महाकुंभ को लेकर योगी सरकार 6000 करोड़ से ज्यादा की 500 से ज्यादा परियोजनाओं को पूरा करने में लगी है। खुद सीएम योगी महाकुंभ की तैयारियों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। दिसंबर के महीने में चौथी बार सीएम योगी प्रयागराज पहुंचे। सीएम योगी ने यहां पर सबसे पहले टेंट सिटी और अस्थायी सर्किट हाउस का निरीक्षण किया। सीएम योगी ने यहां पर हो रहे निर्माण कार्यों को लेकर अधिकारियों से जानकारी ली। इसके बाद दशाश्वमेध घाट पहुंचे। यहां पर सीएम योगी ने पूजा अर्चना की, स्वच्छता आरती कार्यक्रम का शुभारंभ किया। एफ्लुएंट या कोई ड्रेनेज सिटी का कहीं भी नदी में न गिरने पाए, इसके लिए जगह जगह एसटीपी तो फंक्शनल है ही, बायो रेमेडिएशन की पद्धति के माध्यम से भी, जियोट्यूब के माध्यम से उनके शुद्धिकरण के कार्यक्रम को यहां पर सुनिश्चित किया गया है। सीएम योगी का काफिला प्रयागराज मेला प्राधिकरणों से ICCC हॉल पहुंचा, जहां पर सीएम योगी ने महाकुंभ 2025 के कार्यों की अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। सीएम योगी ने महाकुंभ की तैयारियों को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पावर कारपोरेशन के द्वारा 24 घंटे विद्युत की आपूर्ति के लिए सभी जो यहाँ पे 400 केवी के सब स्टेशन स्थापित होने थे 85, उसमें से 77 स्थापित हो चुके हैं। 250 केवी के सब स्टेशन 14 स्थापित होने थे, उनमें से 12 स्थापित हो चुके हैं। 100 केवी के सब स्टेशन 128 में से 94 स्थापित हो चुके हैं। 89 यहां पे 1160 किलोमीटर की, ST लाइन 160 किलोमीटर की और LED स्ट्रीट लाइट अब तक लगभग 48,000 यहां पे स्थापित की जा चुकी है। महाकुंभ को लेकर यूपी पुलिस ने भी पुख्ता तैयारी की है। डीजीपी प्रशांत कुमार ने बताया, सुरक्षा को लेकर तकनीक का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है, लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। मैन पावर के साथ साथ जो तकनीक के बेहतर उपयोग से सुविधाएं देने का है, जिसमें सीसीटीवी कैमरा है, हमारे ड्रोन का सिस्टम है, टीथर ड्रोन है, एंट्री ड्रोन सिस्टम भी लगाया गया है, जिससे कि कोई ड्रोन से किसी तरह की कोई घटना कारित न किया जा सके। कहीं किसी भी तरह की असुविधा ना हो, इसके लिए 7 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था तैयार की गई है। 45 दिनों में करीब 50 करोड़ लोगों के प्रयागराज आने की उम्मीद है। इस दौरान कुल 6 शाही स्नान होंगे। इसके लिए अभेद सुरक्षा व्यवस्था है। सभी पूरा मेला क्षेत्र सीसीटीवी कैमरे से आच्छादित होगा, जो कि AI इनेबल्ड होगा। इस दौरान हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं और अंतर्राज्यीय सीमाएं हैं, उस पर भी चौकसी बढ़ाई जाएगी। महाकुंभ की सुरक्षा के लिए करीब 200 करोड़ रुपए के उपकरण खरीदे गए हैं। आयोजन स्थल पर पर्याप्त मैन पावर के साथ सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन और एंट्री ड्रोन लगाए गए हैं। किसी भी तरह के डिजास्टर सुरक्षा और लोगों को डूबने से बचाने के लिए भी उपकरणों को खरीदा गया है। इंटर स्टेट और इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी सुरक्षा कड़ी है। मंदिर मस्जिद पर दिए बयान के बाद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने धर्म को लेकर कहा कि इसकी उचित शिक्षा दी जानी चाहिए, क्योंकि धर्म का अनुचित और अधूरा ज्ञान अधर्म की ओर ले जाता है। गलतफहमी और नासमझी से विवाद बढ़ते हैं। साधु संतों ने मोहन भागवत के बयान पर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि मंदिर मस्जिद विवाद वही है जहां सामने सबूत नजर आ रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव ने भी भागवत के बयान को आधार बनाया और बीजेपी पर तंज कस डाला। इस रिपोर्ट में जरा देखिए।
आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने धर्म के नाम पर हो रहे उत्पीड़न पर बयान दिया। उन्होंने कहा, दुनिया भर में धर्म के नाम पर होने वाले सभी उत्पीड़न और अत्याचार धर्म की सही समझ और शिक्षा की कमी के कारण हुए हैं। धर्म की गलत फहमी, अधूरी समझ की वजह से दुनिया भर में अत्याचार हो रहे हैं। मोहन भागवत ने ये बयान महाराष्ट्र के अमरावती में महानुभाव आश्रम के शताब्दी समारोह में अपने संबोधन के दौरान दिया। म्हणून हा धर्म समजवावा लागतो आणि समजवणं फार कठीण गोष्ट आहे. मनुष्य समजत नाही. मी खूप ज्ञानी मनुष्य असेल तर त्याला त म्हटल्यावर ताकभात लगेच लक्षात येतो. फार अज्ञानी माणूस असेल तर सांगणारा ज्ञानी आहे त्याला माहीत असतं म्हणून त्याचं तो लगेच ऐकतो. धर्म हा समजवावा लागतो. तो नीट नाही समजला तर त्या धर्माच्या अर्धवट ज्ञानाने अधर्म होतो. जगामध्ये धर्माच्या नावाखाली जितके अत्याचार झाले आहेत ते या चुकीच्या समजुतीमुळे झाले आहेत. आणि म्हणून तो धर्म समजवायचं काम करणारे संप्रदाय असावे लागतात. नुसते पंथ असून चालत नाही. इससे पहले मोहन भागवत ने मस्जिदों में मंदिर के प्रतीक ढूंढने पर भी बयान दिया, जिसका महाकुंभ में आए साधु संतों की तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली। अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास और राम मंदिर के पुजारी सत्येंद्र दास ने संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर आपत्ति जताई। भाई साहब, जहाँ भी हमारे वेद पुराण शास्त्र उपनिषद ने बताया, जहाँ भी एविडेंस है, नंदी का मुख्य ज्ञान वापी की तरफ वो छोड़ दीजिए। आप पत्रकार हैं, आप पीछे से जाइए, पूरा स्ट्रक्चर देख लीजिए। देवी देवता के प्रतीक चिन्ह बने हुए हमारे जो मंदिर होते हैं वही स्ट्रक्चर बने हुए, तब भी आप ये कहो कि ये मस्जिद है, तो कैसे हो सकता है? चाहे जो भी मिले, वहाँ सुरंग मिला है और सुरंग मिलने के बाद में बहुत खजाना भी मिला है और बहुत चीज़ ऐसी मिली हैं जो प्रमाण देती हैं कि मंदिर रहा पहले और इसको कब्जा किया गया, इसको ध्वस्त किया गया और इसको किसी न किसी रूप से इस्लामिक रूप में देने के लिए ये प्रयास किया गया, जिसके कारण से अब खुदाई से सब कुछ पता चल रहा है। वहीं अखिलेश यादव ने भागवत के बयान के बहाने बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा, अगर भागवत एक बार सीएम को फोन कर दें तो एक भी सर्वे नहीं होगा। अगर उनको लगता है, क्योंकि वो विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की अंडरग्राउंड विचारधारा है, भारतीय जनता पार्टी के लिए वो विचारधारा अंडरग्राउंड काम करती है, सुरंग खोद कर काम करती है, तो वो जो आज बात कही जा रही है, कम से कम उन्हें भारतीय जनता पार्टी के लोगों को समझाना चाहिए। अगर वो एक फोन भी कर दें मुख्यमंत्री जी को तो कोई भी सर्वे और कोई भी ऐसा विवाद नहीं होगा। अगले जी, लेकिन हर जगह राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। ये तमाम स्टेटमेंट इसलिए आ रहे हैं कि वो राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। संघ प्रमुख के बयान के बहाने जहां विपक्ष ने बीजेपी पर तंज कसा, वहीं साधु संतों ने मोहन भागवत के बयान पर अलग राय दी, जिससे एक बार फिर से सियासी वार पलटवार शुरू हो गया है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने चुनावों से ठीक पहले 4 नई योजनाओं का ऐलान कर चुनावी बाजी जीतने की कोशिश की है। केजरीवाल की इन 4 योजनाओं के जवाब में बीजेपी ने केजरीवाल और उनकी पार्टी के खिलाफ 40 पन्नों का आरोप पत्र जारी किया है और इस आरोप पत्र में कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आइए एक रिपोर्ट देखते हैं इस पर। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने चुनावों से ठीक पहले 4 नई योजनाओं का ऐलान कर चुनावी बाजी जीतने की कोशिश की है। केजरीवाल की इन 4 योजनाओं के जवाब में बीजेपी ने केजरीवाल और उनकी पार्टी के खिलाफ 40 पन्नों का आरोप पत्र जारी किया है और इसमें कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आरोप पत्र के कवर पेज पर लिखा है, दिल्ली सरकार हुई कंगाल, आप विधायक मालामाल और शीश महल में केजरीवाल। इस आरोप पत्र में दिल्ली की आप सरकार पर क्या क्या आरोप लगाए गए हैं, हर एक आरोप आपको बताएंगे, लेकिन पहले जान लीजिए कि केजरीवाल ने बीजेपी से पहले कौन कौन सी 4 चुनावी योजनाएं जारी की हैं। तो पहली योजना है महिला सम्मान योजना, जिसके तहत दिल्ली में 18 साल से ऊपर की हर महिला को हर महीने 2100 रुपए दिए जाने का वादा किया गया है। दूसरी योजना संजीवनी योजना,
इस योजना के तहत दिल्ली में 60 साल से ऊपर के सभी बुजुर्गों को सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में मुफ्त इलाज का वादा किया गया है। तीसरी योजना है अम्बेडकर स्कॉलरशिप योजना। आम आदमी पार्टी ने इस योजना के तहत दिल्ली के सभी दलित परिवारों के बच्चों को विदेश में पढ़ाई का पूरा खर्च उठाने का आश्वासन दिया है। और चौथी योजना ऑटो चालकों के लिए 4 योजनाएं। केजरीवाल ने 10 दिसंबर को दिल्ली के सभी ऑटो चालकों के लिए 4 योजनाओं की घोषणा की थी, जिसके तहत ऑटो चालकों के बच्चों की पढ़ाई, उनकी बेटी की शादी और वर्दी के साथ साथ 10 लाख का जीवन बीमा कवर देने का वादा किया है। सुनिए कि आज इन योजनाओं को लेकर केजरीवाल ने क्या दावा किया। आज से पूरी दिल्ली में महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना, इन दोनों का रजिस्ट्रेशन चालू हो रहा है। महिला सम्मान योजना के तहत हर महिला को, रजिस्ट्रेशन करने वाली महिला को 2100 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। और संजीवनी योजना में रजिस्ट्रेशन करने वाले लोगों का 60 साल से ऊपर के लोगों का पूरा इलाज का खर्चा सरकार देगी। तो आपकी इन 4 चुनावी योजनाओं के जवाब में बीजेपी ने आपके खिलाफ आरोप पत्र जारी किया है। आरोप पत्र में बताया गया है कि दिल्ली की समस्याओं के समाधान करने में आप सरकार नाकाम रही है। इस आरोप पत्र में आप सरकार पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को भी गिनाया गया है। इस चार्जशीट में बीजेपी ने आप सरकार के 10 साल में 9 घोटाले गिनाए हैं। पहला जल बोर्ड घोटाला, दूसरा क्लासरूम घोटाला, तीसरा मोहल्ला क्लिनिक घोटाला, चौथा शराब घोटाला, 5वां वक्फ बोर्ड घोटाला, 6ठा डीटीसी घोटाला, 7वां श्रमिक सहायता घोटाला, 8वां हवाला घोटाला और 9वां विज्ञापन घोटाला। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने कहा कि आप सरकार ने यमुना नदी को इतना प्रदूषित कर दिया है कि नदी बदबूदार, झागदार और जहरीली हो गई है। इस दौरान उन्होंने केजरीवाल को उनके उस वादे की याद दिलाई जिसमें उन्होंने कहा था कि अगले चुनाव यानी 2025 से पहले वो यमुना को इतना साफ कर देंगे कि वो खुद यमुना में डुबकी लगाएंगे। अनुराग ठाकुर ने केजरीवाल पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें यमुना में डुबकी लगाकर अपने पाप धो लेने चाहिए, क्योंकि दिल्ली की जनता इस पाप की हांडी को इस बार यमुना में विसर्जित कर देगी। इसके साथ ही अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी की सरकार के 8 मंत्री और 15 विधायक जेल की हवा खा चुके हैं। ये चार्जशीट, मैं यही कहूंगा, 10 साल में सिर्फ बवाल, दिल्ली की जनता हुई बेहाल, अराजकता कुशासन का रहा धमाल और केजरीवाल हुए मालामाल। और इसके अंदर जो दिखाया गया है बहुत विस्तार में बताता है कि टूटी सड़कें, प्रदूषण, भ्रष्टाचार के बनाए नए कीर्तिमान, बुजुर्गों महिलाओं का हुआ घोर अपमान, गुंडे दंगइयों देशद्रोहियों को दिया सम्मान। केजरीवाल फिर भी खुद को कह रहे महान। तो दिल्ली में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले ही आम आदमी पार्टी और बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। जनता को लुभाने के लिए दोनों ही दलों ने तैयारी पूरी कर ली है। अब देखना ये होगा कि अगले साल होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव में किसके सर जीत का ताज सजेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए बात इंदौर की, जहां पर ड्रग्स मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस को पूछताछ में ड्रग तस्करी के एक बड़ी जानकारी मिली है उससे जुड़ी हुई, और पुलिस की माने तो ड्रग तस्कर कॉलेज के छात्रों को निशाना बना रहे हैं। छात्रों को ड्रग्स की लत लगाई जा रही है और फिर ड्रग्स का फ्री ऑफर देकर उनको इस दलदल में फंसाया जा रहा है। क्राइम ब्रांच की पूछताछ में ये सारे खुलासे हुए हैं। पिछले दिनों 4 ड्रग तस्करों की गिरफ्तारी हुई थी और इनसे पूछताछ में ये सारी जानकारी निकलकर सामने आई है। सावधान, तस्करों के निशाने पर छात्र, पहले दोस्ती फिर नशे की लत लगाएंगे, फ्री वाला ऑफर देंगे। फ्री वाला ऑफर, छात्र बन रहे तस्कर, काला कारोबार, कितने हैं किरदार। मिनी मुंबई यानी इंदौर, जहां ड्रग तस्करी को लेकर पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया। इंदौर में ड्रग तस्करों के निशाने पर छात्र हैं। कहा जा रहा है कि कॉलेज के छात्रों को पहले ड्रग की लत लगाई जाती है और फिर नए ग्राहक देने पर ड्रग्स फ्री में देने का लालच दिया जाता है।
पढ़ने बाहर से आते हैं, अधिकतर इंदौर में बच्चे, उनको ज़्यादा निशाना बनाया जाता है इन सब चीज़ों के लिए, क्योंकि वो जल्दी से इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। उनको कई डिप्रेशन, सारी चीज़ें जो भी परेशानियां रहती है उनको पढ़ाई को लेकर, तो उस चीज़ के चक्कर में वो ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। ये सब चीज़ें चल रही है। अब धीरे धीरे से इंसान सिगरेट पिएगा, अब सिगरेट से वो धीरे धीरे नशे में आएगा, फिर ड्रग्स में आ जाएगा। ये सब चीज़ें और आसानी से अवेलेबल मिल जाती हैं। अच्छा। लोगों को पता है कि कहाँ से क्या मिल रहा है, एक से संपर्क हुआ फिर दूसरे से संपर्क हुआ। पिछले दिनों पुलिस ने 4 ड्रग तस्करों की गिरफ्तारी की थी। आरोपियों से पूछताछ में जानकारी सामने आई और साथ ही पूछताछ में एक और बड़ा खुलासा हुआ। राजस्थान के प्रतापगढ़ के तस्कर आदिल खान ने बनाया था ये नेटवर्क। रतलाम के सद्दाम हुसैन के साथ तैयार किया था एक रैकेट, और इस रैकेट में इंदौर के जावेद और शुभम भी शामिल थे। यही दोनों हॉस्टल में एमडी ड्रग्स की सप्लाई किया करते थे और पिछले दिनों इंदौर में 10 तस्कर आए थे एमडी ड्रग की सप्लाई करने के लिए। और ड्रग्स का अवैध धंधा करने वाले जो लोग हैं वो स्टूडेंट को टारगेट कर रहे हैं और हम उनको टारगेट कर रहे हैं, और इस टारगेट के क्रम में लगातार हम कार्रवाई कर रहे हैं। इन्होंने अपनी मोडस ऑपरेंडी चेंज की, अपना पैटर्न चेंज किया है। ये होम डिलीवरी जैसे पैटर्न की ओर बढ़ रहे हैं। इंदौर में आए दिन ड्रग को लेकर नए नए खुलासे हो रहे हैं। पूरा शहर नशे की दलदल में फंसता नजर आ रहा है। सवाल यही है, लेकिन मिनी मुंबई के स्टूडेंट ड्रग्स तस्करों के टारगेट पर है। प्रतापगढ़ से सबसे ज्यादा ड्रग्स इंदौर सप्लाई हो रही है। पिछले दिनों कैलाश विजयवर्गीय ने भी ड्रग का कनेक्शन राजस्थान के प्रतापगढ़ से बताया था, जिसके बाद से लगातार पुलिस ड्रग तस्करों पर नजर बनाए हुए है। फिलहाल ड्रग तस्करी को लेकर पुलिस पूरी तरह से एक्टिव है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर काले कारोबार के और कितने किरदार हैं। इंदौर से मिथिलेश गुप्ता, न्यूज़ 18। और इसी के साथ ही खबर असरदार में आज के लिए इतना ही। आगे भी खबरें जारी हैं, बने रहिए आप।